स्वागत है दोस्तों पुनः एक नए क्लास में। और आज हम लोग इस क्लास में दिल्ली सल्तनत की सत्ता के अंत की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने पिछले क्लास को बिल्कुल बेहतर तरीके से देखा होगा, अपना एक नोट्स बनाया होगा। और मैं उम्मीद और विश्वास आपको दिलाता हूं मेरे दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न उठेंगे वनडे लेवल के एग्ज़ाम के, वो बिल्कुल भी आपके नोट्स से बाहर 90% बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरा वादा है आपसे, 90% नोट्स से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। 10% क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाता। मैं बार बार मेरे दोस्त मैं क्लास में बोलता हूं कि मैं 100% वाला अध्यापक नहीं हूं, मुझे 100% नहीं आता भाई मेरे। मैं 90% पढ़ाता हूं और इस 90% के बारे में बताऊं मेरे दोस्त, तो जो 90% मैं पढ़ाता हूं और कितने % छोड़ देता हूं, 10% मैं छोड़ता हूं। तो जो मैं 10% नहीं पढ़ा रहा हूं वो क्या है? अपवाद। अपवाद मैं आपको नहीं पढ़ाता। जैसे कि गांधी जी किस कंपनी का चप्पल पहनते थे, या गांधी जी की धोती का कौन सी कंपनी थी, चश्मा किस ब्रांड का था, या बात करें कि बाबर भारत आया तो किस घोड़े से आया था, घोड़े का रंग क्या है, या महमूद गजनबी जब आया तो तलवार दाहिने हाथ में लिया था कि बाएं हाथ में लिया था, किस कंधे पे रखा, ये सारी बातें इनको बिल्कुल मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं मेरे दोस्त। और इससे बचना है, ये वायरस, ये कोरोना से खतरनाक वायरस है, ऐसे डाटा मत पढ़ना। यहाँ मैं 90% पढ़ाता हूँ, उसमें से अगर आपने 80% पढ़ लिया तो आप क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? सफल। सफल बनने के लिए 80%। अब आप कहेंगे 10% सर बच गया। 10% जो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ वो किसके लिए? प्रमोशन के लिए। किसके लिए? प्रमोशन के लिए। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक क्लास होने वाली है और जीवन में एक नया आयाम, एक नई ज्वाला आपके जीवन में लाने वाली है। बिल्कुल प्रकाशमय जीवन हो जाएगा अगर इस पूरे क्लास को आपने कर लिया तो बिल्कुल यहां से आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन की हमने अगर बात करें कि आखिरी क्लास पे जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था, उसके आखिरी क्लास की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपको एक वंश दिख रहा है जिसका नाम क्या है? लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश था। और मेरे दोस्त इसकी शुरुआत से क्या हुआ कि लोदी वंश से शुरुआत से कहा जाता है कि इसके पहले के शासन क्रम किसमें? सैयदों के आते समय क्या हुआ? तुर्कों का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत पे तुर्कों का अंत हो गया और लोदी के आने से क्या हुआ? प्रथम अफगान वंश की स्थापना हुई। प्रथम अफगान वंश की स्थापना हुई किनके आगमन से? तो लोदी वंश के आगमन से प्रथम अफगान की स्थापना किसने किया? लोदी वंश ने। और इनमें बात करें तो लोदी वंश के शासकों या संस्थापक की इस लोदी वंश को लाया कौन? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी। लोदी वंश को लाने वाला व्यक्ति कौन है? बहलोल लोदी। और इसमें अगर शासक की बात करें हम लोग तो लोदी वंश में कुल जो शासक हुए 3 प्रमुख शासक की बात करेंगे। पहला जैसा आपको मालूम है बहलोल लोदी, और इसके बाद इसका बेटा गद्दी पे बैठा। जहां एक तरफ बाप की उदार नीतियां, वहीं तरफ दूसरी तरफ पुत्र की कठोर नीतियों ने लोदी वंश को एक बार चकाचौंध करने का प्रयास किया, जिसका नाम क्या है? सिकंदर लोदी, जिसकी दास्तां अभी हम लोग आगे सुनेंगे। सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद इस सत्ता का और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान गद्दी पे बैठा, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी ने जो शासन किया वो कब से कब तक इसने शासन किया था? 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। और इसके बाद इसके बेटे ने 1489 में गद्दी पे बैठा और 1517 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आखिरी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान एवं लोदी वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हैं, इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी तक शासन किया। और यहां से कहानी और दास्तां शुरू किसकी होती है? बहलोल लोदी की। इस लोदी वंश के बारे में यहीं पर आप बिल्कुल ध्यान में रखना और इस तथ्य को बिल्कुल नोट करके आप याद भी रखना है कि यह सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था, अंतिम वंश, उस वंश का नाम क्या है? तो लोदी वंश है। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और प्रथम अफगान वंश था। प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की? तो प्रथम अफगान वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। पहला अफगान वंश भी है। और यहां से कहानी किसकी शुरू होती है? बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी के बारे में जिक्र करें, जिसने किस वंश को स्थापित कर दिया? लोदी वंश को। बहलोल लोदी।
जो गद्दी पर बैठा 1451 से लेके 89 तक, शासन क्रम तो बहुत ज़्यादा है और इस तरह से कहा जाए तो सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन करने वाला पहला सुल्तान है। यानी अभी तक किसी सुल्तान ने इतने समय तक शासन नहीं किया था, क्योंकि यह जनता की नब्ज को बिल्कुल पकड़ लिया था कि जनता की क्या कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों को किस तरह से हम प्रहार करें ताकि मेरी सत्ता बिल्कुल शाश्वत बनी रहे, और बनी भी रही। 38 बरस बहुत मायने रखता है। सुल्तान के ओहदे पर विराजमान होना, 38 बरस तक पूरे सल्तनत का मालिक बनना एक बड़ा अहम बात होती है और बहुत बड़ा दिमाग मायने रखता है इसके लिए। और इसने किया क्या, तो इसके कारनामों के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो जानकर हैरत होगी कि एक तो पहला तथ्य याद रखना है कि पहला सुल्तान जिसने सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन किया, जब गद्दी पर बैठा तो इसने उपाधि इसको क्या मिली थी, इसके मालिक के द्वारा खान ए जहां की उपाधि इसकी थी। और बताया जाता है इसके बारे में कि इसका जब जन्म होने वाला था तो ऐसी दशा में इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और लगा कि जच्चा और बच्चा दोनों मारा जाएगा। ऐसे में इसके पिता ने क्या किया कि अपनी पत्नी का क्या किया, ऑपरेशन कराया। तो सिजेरियन पद्धति से, ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, सीजर बोला जाता है, सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाला पहला सुल्तान है। सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाला पहला सुल्तान आपका है कौन, तो सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाला पहला सुल्तान आपका है बहलोल लोदी। और कहते हैं इसके राज्याभिषेक के बारे में कि इसका राज्याभिषेक भी कितनी बार हुआ, तो इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कितनी बार, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। और 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला ये दूसरा शासक था। कमेंट करके आप लोग बताएं कि पहला कौन सुल्तान था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। मैं ये उन विद्यार्थियों से सवाल पूछना चाहता हूं जो रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं और अपना नोट्स बना रहे हैं। तो राज्याभिषेक 2 बार कराने वाला ये दूसरा शासक था। अच्छा, 2 बार राज्याभिषेक का उल्लेख किसने किया, एक इतिहासकार था जिसका नाम था फरिश्ता। फरिश्ता ने बताया कि इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। किसने, बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी को जब गद्दी मिली तो बिल्कुल उसने क्या किया, सुल्तान के स्वभाव का जो एक बड़ा भौकाल था, बड़ा प्रभाव था, एक प्रभुत्व था, उस बिल्कुल प्रभुत्व को बिल्कुल नम स्वभाव में बदल दिया इसने क्या किया, कहते हैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। और ये अपना मालिक किसको मानता था, सैयदों को अपना मालिक मानता था। और जब गद्दी पर ये विद्यमान हुआ तो मेरे दोस्त कहा जाता है कि इसने क्या किया, सिंहासन हटवा दिया और एक कालीन लगवाया और वहीं पर अपने सभी बिरादरी के सरदारों के साथ बैठने लगा। देखो, जब बैठा जाता है दोस्त तो क्या करते हैं कि लोग एक गोल सी तकिया आती होगी, देखते होंगे कि जहाँ पर बड़ी बैठकें होती हैं तो वहाँ पीछे टेक के लिए लगाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मसनद कहते हैं। तो ये मसनद लगाते था और सभी जितने सरदार बैठते थे सभी मसनद के टेक पे बैठते थे और उसमें ये प्रधान हुआ करता था। तो इसलिए मसनद ए अली भी कहा गया है किसको, बहलोल लोदी को। और कहते हैं इसने राजत्व सिद्धांत को बदल दिया। यानी सुल्तान के जो गरिमा और भौकाल स्टेटस बना हुआ था कि सुल्तान अल्लाह का रूप है, सुल्तान में दैवीय शक्ति है, सुल्तान किसी से डर नहीं सकता है, सुल्तान के कहर के आगे दुनिया बिल्कुल एकदम एक अलग दृष्टि में है, जनता की औकात नहीं कि सुल्तान के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये सारा जो एक स्वरूप बना हुआ था, बलबन ने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, इसने बिल्कुल क्या किया, समाप्त कर दिया। इसने कहा सुनो भैया, सुल्तान वगैरह कुछ ऐसा कुछ भूपति नहीं होता है, हम सभी एक हैं और हम सभी चर्चा करेंगे, आप लोग जो कहो मैं उसको मानता हूं, आप लोग सुझाव देंगे और आखिरी सुझाव का फैसला अगर आप मुझ पर छोड़ते हैं एक प्रधान समझकर तो मैं अपना जजमेंट सुना दूंगा, और अगर आप लोगों को लगता है नहीं आप सक्षम हैं साहब तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए। कहते हैं दरबार में लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया इसका। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो राजत्व सिद्धांत था, राजत्व सिद्धांत, तो इसका राजत्व सिद्धांत जो था वो समानता पर आधारित था। किस पर, समानता पर, या कहें तो बिरादरी भावना पर, बिरादरी भावना पर। इसके बारे में मैं विशेष आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं यूपीपीसीएस और आरओ की क्लास जल्द ही आपके बीच लेके आऊँगा, तो वहाँ पर डिटेल पूरा मैं राजत्व सिद्धांत बताऊँगा। यहाँ थोड़ा सा ही आप समझो वनडे के लिए। तो इसका जो राजत्व सिद्धांत यानी सुल्तान के गरिमा और महत्वता की बात थी वो बिल्कुल इसने कहा समानता पर, कोई विभेद नहीं किया। कहा मैं भी आपके बीच का हूँ, कोई अंतर नहीं। इसलिए यहाँ तक अपने दरबार में व्यवस्था की कि अगर मेरे सामने से कोई व्यक्ति गुजर रहा होगा
तो मेरे साथ उसे भोजन करना पड़ेगा। अब तमाम जो दलित टाइप के लोग होते थे वो दरबार के सामने से भगते, ये बुलाता है, बुला लो इधर आओ और आओ बैठो मेरे साथ भोजन करो। अब भाई सुल्तान के साथ बैठ रहे हो, 12 व्यंजन दलित टाइप के थे, कभी देखे थे नहीं, तो बैठ के लोग इसी बहाने खाते भी थे। और कहते थे कि जब इसके साम्राज्य में किसी को बड़ी तकलीफ होती थी तो ये वहां पहुंच जाया करता था और कहता था कि बोलो भाई क्या तकलीफ है, और अगर मेरे शासन से आपको दिक्कत है तो ये मोहर लीजिए, आज से आप दिल्ली के सुल्तान हुए और मैं आपकी प्रजा हुआ। कहते हैं ये शब्द सुनते ही लोग बिल्कुल कहते कोई बात नहीं, बिल्कुल रहने दीजिए, मालिक आप ही बेहतर हो और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज आपको बड़ी समस्याएं हैं और अभी प्रधानमंत्री जी आपके पास आ जाए और आपके साथ बैठ करके चाय पिए और आपसे पूछे होगी बोलो भाई क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बस एक सेल्फी ले लीजिए बस, और ज़िंदगी भी स्टेटस लगाओगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान हो उतने तो करोगे। तो ये इसी तरह से करता था और जनता के प्रति जो इसके मन में जनता के प्रति क्रोध था, यानी जनता जो क्रोध इसके प्रति रखती थी वो बिल्कुल इसके पहुंचने से क्या हो जाता था, शांत हो जाता था। अपने जीवन में इसने एक बड़ा परिवर्तन किया, लोगों को अपने साथ बैठाया और जो बिरादरी के लोग थे उनको ढेर सारी ज़मीनें दी, उन्हें सत्ता सौंपा और बिल्कुल क्या कहते हैं सबको समान रखा। कोई उसमें पद का भौकाल नहीं था कि सुल्तान ऊंचे बैठेगा सरदार नीचे बैठेंगे, सबको बराबर ला दिया। किसने? बहलोल लोदी ने। और ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी और इसने भारत में एक नवीन वंश शुरू किया था। किसका? अफगान का। इसलिए इसे मेरे दोस्त प्रथम अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है, प्रथम अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। और द्वितीय अफगान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है शेर शाह सूरी, जिसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। गद्दी पर बैठने के बाद इन भावनाओं के स्वरूप को इसने आगे बढ़ाया और कहा जाता है इसने क्या किया था, अटैक किया था। और अटैक किस पे किया? तो इसने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के बाद फिर इसने जौनपुर पे आक्रमण किया और जौनपुर को आक्रमण करके कहते हैं कि इसने जौनपुर को जीता और साम्राज्य में शामिल किया। बहरहाल बाद में स्वतंत्र हो गया, साम्राज्य में शामिल किया। जौनपुर में इस समय कौन सा वंश था? सरकी वंश। सरकी वंश के प्रभुत्व को कम कर दिया किसने? बहलोल लोदी ने। और इतना ही नहीं, इसने आखिरी आक्रमण जो किया था वो कहाँ पर? ग्वालियर पर। तो ग्वालियर इसका आखिरी आक्रमण था 1487 ईस्वी में, 1484 में जौनपुर हुआ। यह अंतिम अटैक था, अंतिम था। और यही ग्वालियर से लौटते दौरान क्या हुआ? तो अभी उत्तर भारत में एक हवा चल रही है जिसे लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो चलती हैं हवाएं उत्तर भारत में उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इससे बचना, बहुत बड़ी खतरनाक हवाएं होती हैं ग्रीष्मकाल की उत्तर भारत की, और इनकी चपेट में आने से सुल्तान चला गया तो आपके खेत की मूली है। इसलिए बहुत बचना मेरे दोस्त, बचा के रखना अपनी ज़िंदगी को। लौटते समय क्या हुआ? लू लगने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसने अपने कार्यकाल में एक कार्य किया था बहलोल लोदी ने, इसने बहलोली नामक सिक्का चलाया था। बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया। और ये सिक्का अकबर के समय तक प्रचलित था। किसके समय तक? अकबर के समय तक प्रचलित था। कौन सा सिक्का? तो बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में रहा। ये इसकी गाथाएं और कहानियां हैं। तो बिल्कुल पहला डाटा याद रखना है कि सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाला पहला सुल्तान कौन है? बहलोल लोदी। सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन करने वाला पहला सुल्तान कौन है? बहलोल लोदी। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दूसरा सुल्तान आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उनके लिए जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है इसने कौन सा सिक्का चलाया था? तो बहलोली नामक चांदी का सिक्का, जो किसके समय तक चलता रहा? अकबर के समय तक। और चौथा याद रखना है इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। कहाँ से लौटते समय? तो ग्वालियर से लौटते समय। इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। इस तरह क्या हुआ? दिल्ली में एक अलग माहौल बन गया। जितने तुर्क अमीर थे, जितने अफगानी शासक थे, अफगानी बिरादरी के थे, सभी उच्च ओहदे पे पहुंच गए और सभी ने सुल्तान से ज़मीनें वगैरह लेकर के बिल्कुल अमीर बन गए और एक अलग सा माहौल बन गया। सुल्तान के पद की गरिमा ही नहीं रह गई। और कहते हैं इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो इसके बाद गद्दी पर बैठा इसका कौन? बेटा, जिसका नाम है, इसके बेटे का सिकंदर लोदी। दोस्त सिकंदर लोदी जैसे गद्दी पर आसीन हुआ अपने पिता के मृत्यु के बाद, जिसका मूल नाम हम लोग निजाम खां के नाम से जानते हैं, तो गद्दी पर आसीन होते ही पहले तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। पहले एक उपाधि कौन सी? सुल्तान की। और दूसरी उपाधि सिकंदर शाह की। और उपाधि धारण करके गद्दी पर विद्यमान हुआ। गद्दी पर विराजते ही उसने लोगों को बता दिया
सामान्य जनता और अमीर वर्ग दोनों के दिलों में ये बातें पहुंचाने का उसने प्रयास किया कि देखो भाई, सुल्तान के पद की गरिमा और मर्यादा को बना के रखो। अनायास दांत दिखाना बिल्कुल आज से बर्दाश्त नहीं होगा, और सुल्तान के बराबरी कभी बैठने की आप हिम्मत मत करना। ऐसा किसने किया? सिकंदर लोदी ने। कहते हैं पिता ने जो लोगों को उपहार में जमीनें दी, बोले जो चाहो ले लो, उसने क्या किया? आदेश जारी किया, जितने भी अमीरों के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति पहुंच चुकी है, वो सभी लोग अपनी सारी रिपोर्ट पहुंचा दें यहाँ पर, अन्यथा उनकी ईडी की जांच कराई जाएगी। और अगर ईडी ने जांच किया तो उनको कहाँ भेजा जाएगा? जेल में। देखो इस समय बड़ा खतरनाक प्रभाव है ईडी का। इतना ही नहीं, सामान्य जनता को भी बताया सुल्तान पद की मर्यादा, और बड़े लोगों को भी इसने सुल्तान पद की मर्यादा बता दिया। और इस तरह सब मर्यादाओं को बताने के बाद जब सत्ता आसीन हुआ कौन? सिकंदर लोदी, तो इसने एक नया स्वरूप का जन्म दे दिया। कहाँ? दिल्ली सत्ता में। सिकंदर लोदी जो गद्दी पर बैठा 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। मूल नाम इसका, ये पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना दोस्त, मूल नाम इसका क्या था? निज़ाम खां। मूल नाम था निज़ाम खां, और गद्दी पर बैठते इसने उपाधि धारण किया सुल्तान की और सिकंदर शाह की। और कहते हैं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। इस वंश का पहला शासक था। अभी तक इस वंश में बहलोल लोदी जो आया उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। दूसरी बात इसके संदर्भ में किया जाए तो इसने क्या किया? पिता के राजत्व सिद्धांत को बदल दिया। पिता के राजत्व नीति को इसने क्या किया? परिवर्तित कर दिया। यानी पिता जहां उदार था वहीं बेटा क्या हो गया? कठोर और क्रूर हो गया। और इसने क्या किया? सामान्य व अमीर वर्ग को सुल्तान के महत्व से अवगत कराया। सुल्तान के महत्व से अवगत कराया। कहा बिल्कुल याद रखना, ये सुल्तान का ओहदा है, कोई अत्थु नत्थु गैरू का पद नहीं है। तो इसकी मर्यादाएं, इसकी इज्जत और इसके प्रभुत्व को बना के रखना। कभी भी अगर मिटाने का आपने सोच रखा या ऐसा भी प्रभाव किया तो बिल्कुल आपको समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कहते हैं इसने क्या किया? अमीरों के संपत्तियों की जांच का आदेश दिया। अमीरों के संपत्ति का जांच का आदेश दिया। संपत्ति की जांच का इसने आदेश दिया। कहा अगर स्वेच्छा से आप बताते हो कि मैंने ज़्यादा ज़मीनें हड़प रखी है, मैंने ज़्यादा कब्जा कर लिया है, तब तो स्वाभाविक है कि आप आकर अपने से ही कबूल दो। लेकिन अगर अपने से ही कबूल नहीं करते हो आप, तो फिर जांच कराइएगा। जांच के बाद अगर पाया गया तो आप पर बिल्कुल कठोर दंड और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सिकंदर लोदी के बारे में अगला प्रभुत्व जो बढ़ता है, कहते हैं कि इन सब कार्यों के अलावा सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से बड़ा कट्टर था। अब आपको एक क्लास याद आनी चाहिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक, तो वहाँ आपको मैंने जिक्र इसका किया था। पिछले क्लास को देखो, ये बातें ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। ये धार्मिक रूप से कट्टर था। धार्मिक रूप से क्या था? तो धार्मिक रूप से कट्टर मुसलमान शासक था। कट्टर मुसलमान था। और कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान। दुनिया में सर्वाधिक आबादी किसकी? सुन्नी मुसलमानों की। बड़े साहब बड़े कट्टर होते हैं, लगभग 85% आबादी इन्हीं की पाई जाती है। पाकिस्तान में इन लोगों का तमाशा आप देख सकते हैं। और धार्मिक कट्टरता की बात अगर हम लोग करें तो धार्मिक कट्टरता कैसा था? हिंदुओं के प्रति तो इसने बिल्कुल कठोर नीति अपनाई थी। किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति। हिंदुओं के प्रति इसकी जो कठोर नीति थी धार्मिक रूप से, वो कठोर नीति क्या थी? तो पहला काम तो इसने क्या किया? हिंदुओं के प्रति मंदिरों को तोड़वाया। मंदिरों को क्या किया? तोड़वा दिया। और इसके अलावा क्या किया? यमुना नदी पर स्नान करने से निषेध। यमुना नदी पर स्नान से इसने क्या किया? निषेध किया। कहा जो सार्वजनिक स्नान यहाँ प्रातःकालीन ब्राह्मण लोग करते हैं उनका स्नान निषेध कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार पर भी इसने निषेध लगा दिया। और इस तरह से इसने क्या किया? हिंदुओं को जबरन मुसलमान भी बनाने का प्रयास किया। क्या किया? जबरन मुसलमान भी बनाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, इसकी धार्मिक नीति केवल हिंदुओं के प्रति नहीं थी, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी कट्टर रही। मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी कट्टर रही। मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी इसने कट्टरता की नीति का पालन किया था।
कैसे? तो एग्जाम्पल देखना। एक तो मुस्लिमों के प्रति कट्टर क्यों रहा? क्योंकि इसने क्या किया? धार्मिक उत्सवों पर निषेध लगा दिया। धार्मिक उत्सव पर क्या किया मेरे दोस्त? तो धार्मिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कैसे धार्मिक उत्सव? जैसे ताजिए निकालने पर, मुहर्रम के त्यौहार ताजिए निकालने पर इत्यादि और जो भी धार्मिक उत्सव होते थे उस पर इसने पाबंदी लगाया। और मुस्लिम महिलाओं पर इसने क्या पाबंदी लगाया था? तो मुस्लिम महिलाओं पर इसने पाबंदी लगाया मजार व दरगाहों पर जाने से निषेध। बोला कि आपको मजार व दरगाह पर, मजार व दरगाह पर जाने से निषेध, जाने से निषेध। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके पहले ये निषेध करने वाला पहला सुल्तान कौन है। ये तो दूसरा सुल्तान है ऐसा निषेध करने वाला, और पहला सुल्तान कौन है इसको आपको बताना होगा। इतना ही नहीं, गद्दी पर बैठने के बाद, ये सारी कठोर नीतियां होने के बाद इसने और क्या पहल किया? तो कुछ इसने आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार में क्या किया? खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया। खाद्यान्न कर को इसने समाप्त कर दिया और लूट के धन का हिस्सा लेना बंद कर दिया। खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया, लूट के हिस्सा को लेना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, इसने क्या किया? सर्वप्रथम भूमापन के लिए, सर्वप्रथम भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए एक पैमाना बनाया। एक क्या बनाया? पैमाना। देखो आज भी ज़मीनों को गांव में मापने के लिए जो पटवारी आते हैं, यानी लेखपाल जिसे आप कहते हैं, लेखपाल, याद रखना दोस्त, ये गांव के प्रथम अधिकारी माने जाते हैं लेखपाल, जिन्हें कहीं पटवारी वगैरह नाम से भी जाना जाता है। तो इसने ज़मीन नापने के लिए आज गांव में लट्ठा या जरीब का प्रयोग करते हैं। उस समय इसने क्या किया? भूमि मापन के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी पैमाना किसने विकसित किया था? सिकंदर लोदी ने, जो 30, जिसमें 30 खाने बने होते थे। कितने खाने? 30 खाने बने होते थे। इस तरह से एक लट्ठा था, उसमें एक निश्चित दूरी के बाद 30 खाने बने होते थे और इसी से क्या किया जाता था? ज़मीन का मापन किया जाता था। और इतना ही कार्य नहीं, कुछ प्रमुख कार्य और भी इसने किए। तो उस कार्य के बारे में अगर जिक्र करें आखिरी रूप में, तो धार्मिक कट्टरता और इन स्वरूपों के बाद इसके बारे में बात की जाती है कि ये स्वयं भी विद्वान था। तो जहां ब्राह्मणों पर ये रोक आक्षेप लगाया, वहीं पर इसने ब्राह्मणों को जबरन फारसी पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया था। और फारसी पढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं किया था, कहा जाता है ये स्वयं विद्वान था। और इसने क्या किया? गुलरुखी नामक, गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था। फारसी क्या लिखता था? कविता लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी। और इसके काल में फारसी भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ था। फारसी भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। कई ग्रंथों का क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। और दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा हो चुकी थी। कौन सी? फारसी भाषा। ये दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। और दैवीय भाषा कौन सी थी? अरबी दैवीय भाषा मानी जाती है। और मूलतः भाषा उनकी तुर्की मानी जाती है। तो इसके काल में क्या हुआ? संगीत ग्रंथ का अनुवाद किया गया। संगीत ग्रंथ का किस भाषा में अनुवाद? फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। फारसी अनुवाद हुआ लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से। लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और कहते हैं फारसी भाषा में अनुवादित प्रथम संगीत ग्रंथ था। प्रथम संगीत ग्रंथ है जो किस भाषा में अनुवादित किया गया है? फारसी भाषा में। अभी तक कोई भी ऐसा संगीत ग्रंथ फारसी भाषा में अनुवादित नहीं था। तो प्रथम संगीत ग्रंथ है जो फारसी भाषा में अनुवादित हुआ है, लज्जत ए सिकंदर शाही। और इतना ही नहीं, इसने औषधि शास्त्र का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फहरंग ए सिकंदर शाही, वो सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। और इस तरह से क्या हुआ? इसके सभी कार्य और प्रणीतियों में जो सबसे बड़ी प्रणीति अब आपको याद रखना है, मैं उसको लास्ट में इसीलिए रखा ताकि आप भूले ना। इसने मेरे दोस्त क्या किया? कल की क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया भी था। 1504 ईस्वी में इसने जो सबसे बेहतर पहल किया, वो पहल क्या था कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की इसने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना किया। और इसी आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बना दिया। आगरा को इसने क्या किया? दिल्ली से राजधानी बना के किसे बना दिया? आगरा को। दिल्ली से बदलकर आगरा को राजधानी बनाया 1506 में। और इसने आगरा में इसने क्या किया? एक किला बनवाया।
जिसे कहते हैं बादलगढ़ का किला। यहाँ पर एक किला बनवाया था, उसका नाम क्या था? बादलगढ़ का किला। बादलगढ़ का किला। और ये बादलगढ़ का किला मशहूर है या प्रसिद्ध है किस नाम से? तो आज हम लोग इस किले को जानते हैं आगरा के किले के नाम से। आगरा किले के नाम से। अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल देखेंगे श्रीमान ताजमहल को, तो बाखूबसूरत नज़ारा लगेगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल का लेंस लगाएंगे आप इस आगरा के किले से, बिल्कुल ताजमहल लगेगा कि न जाने कितने कोसों दूर हो गया है। यही तो उसकी खूबसूरत और बनावटी का तरतीब नतीजा था किसका? ताजमहल का। अक्सर लोगों से पूछो कि ताजमहल देखा, तो बोलते हैं देखा। वो लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में? बोले हाँ ठीक है, सफ़ेद बना है, अच्छा है, सुंदर है, फोटो लेके आए हैं। बाकी उसके स्थापत्य और कलाकृतियों के बारे में जानकारी नहीं होती। हमारे देश के लोग जो जाते हैं वो किसके लिए? सेल्फी के लिए साहब। आज बिल्कुल एक नया परिणाम आ चुका, क्या? सेल्फी लेना। कहीं भी मंदिर मस्जिदों में तो नहीं है ये चीज़ें, गिरजाघरों में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ? हिंदू वर्ग मेरे, जहाँ देखिए वहीं पर पहुँचे सेल्फी ले रहे हैं। कहीं तीर्थ स्थान कहीं भी गए तो वहाँ देवता से बोल रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर पे वहाँ भी गए, भगवान थोड़ा स्माइल कीजिए, और सेल्फी ले रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? किसको बता रहे हो कि मैं मंदिर गया है? इबादत करने जाओ तो वहाँ आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वहाँ सेल्फी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसके लिए काम कर रहे हो कि मैं यहाँ स्थान पे गया, वहाँ स्थान पे, हर जगह सेल्फी। एक नया ट्रेंड चल रहा है मोबाइल आने से, युवा एकदम एक नया जोड़ पर है। धान में, खेत में धान लगाया जा रहा है, उसकी सेल्फी, मुर्दा जल रहा है, उसकी सेल्फी, अरे हर चीज़ की सेल्फी। सेल्फी लेते लेते लोग इंतकाल भी कर रहे हैं। ये युवाओं में ऐसा अभाव क्यों हो रहा है? शिक्षा का पतन। किसका पतन? शिक्षा का पतन। जिस देश से होता है उस देश का भी पतन होता है। शिक्षा बहुत मूलभूत अवधारणा है, और अगर ये आप में पनप न पाई, विकास न हो पाया, तो आपको धर्म, जाति, मजहब के नाम पर हमेशा बरगलाया जाएगा और आप इसके शिकार होते रहेंगे, और आपकी पीढ़ियां बिल्कुल घिस के पिट करके इस गरीबी और दरिद्रता में हमेशा झेलती रहेंगी। देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता साहब। क्यों? क्योंकि आप दरिद्र हो। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। एक शिक्षित व्यक्ति के पास इकोनॉमी हालात गड़बड़ हो सकती है, पर उसके पास शिक्षित होने की वजह से उसके पास और भी सारी तंगहालियां बिल्कुल नहीं होती है। मानसिक रूप से वो सदैव धनी माना जाता है। कौन? एक शिक्षित व्यक्ति। इसलिए शिक्षा और तालीम को लीजिए साहब। आज हर व्यक्ति, एक अपराधी स्वयं अपराध करता है, लेकिन अपने बेटे को बोलता है कि तुमको कलेक्टर बनना है, जज बनना है, तो बोलो कि अबे तू क्या कर रहा है? तो लोगों की ज़िंदगियां उठा रहा है, बेटों को कलेक्टर और जज बना रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? ज़िंदगी उठा रहे हो। दुनिया का सबसे बेहतर फार्मूला साहब है शिक्षित बनिए, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। अरस्तु जो टेढ़ी भौही नाके, चौड़ी घुघराले बाल, 400 से अधिक ग्रंथों को लिखा था। फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ जोलॉजी, न जाने कितने ग्रंथों को लिखा किसने? अरस्तु ने। आगे इस पर कभी जिक्र करेंगे हम लोग। तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना कर दी, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया, और यहाँ बादलगढ़ का किला बनवाया, जो किस नाम से जाना जाता है? आगरा के किले से। और इस तरह से क्या हुई घटनाएं इसके काल में एक और बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जिसे याद रखना। इसने अपने पिता बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण कराया, और इसके काल में एक मस्जिद निर्मित हुई थी जिसको नाम क्या है? मोठ की मस्जिद। मोठ मस्जिद खूब याद रखना है। इसे लोदी स्थापत्य का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। लोदी स्थापत्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण किसे माना जाता है? मोठ की मस्जिद का। और इस तरह से कहते हैं जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद अगला और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने शासन किया 1517 से लेकर के 1517 से लेकर पानीपत के पहले युद्ध तक, 1526 ईस्वी तक। इसने पहला वाक्य कहा, गद्दी पर बैठते ही समय इसने कहा, सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। आज तो देखो एक लोग मंत्री हो जाएं अगर दूर रिश्तेदार के, तो लोग बताते हैं ये हमारे बुआ के, साढ़ू के, ननद के, समधी के, सगे पटीदार के, भाई के, जेठानी की लड़का हैं। इतनी लंबी रिश्तेदारी क्या बनने से? मंत्री बनने से। क्यों? कहीं फंस जाएंगे तो फ़ोन करा लेंगे। अरे क्या कर रहे हो भाई? तालीम अर्जित कीजिए। किसी मंत्री और किसी नेता, किसी विधायक या किसी अधिकारी का मुरीद नहीं होना पड़ा। जब आप सेल्फी लेते हो किसी के साथ, बड़े लोगों के साथ, तो आप ये बताना चाहते हो कि आपकी हस्ती कुछ नहीं है, आप मिट चुके हो। क्रिएट करो अपने आप को, बनाओ बेहतर। कैसे? एपीजे अब्दुल कलाम की तरह कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो, सिंह का आधार हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अपने को जीवन में एकदम बढ़ाइए। मैं बार बार कहता हूँ, सफलता असफलता एक अलग बात है, हम प्रयास ना करें ये गलत बात है। प्रयास तो कीजिए
और प्रयास से सफलताएं मिलती है। न्यूज़पेपर वेंडर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? अब की बारी आपकी, इसलिए क्लास को ध्यान से पढ़ो। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत का अंतिम सुल्तान है आपका इब्राहिम लोदी। सल्तनत का अंतिम सुल्तान, पहला सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। और दूसरी बात हम लोग करें तो इस वंश का भी अंतिम सुल्तान है। इस वंश का अंतिम सुल्तान है। किस वंश का? लोदी वंश का। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया कि ग्वालियर पर पूर्णतः अधिकार किया। ग्वालियर पर इसने क्या किया? ग्वालियर को साम्राज्य में शामिल किया। ग्वालियर को जीता और उसे क्या कर लिया? साम्राज्य में शामिल कर लिया, जो इसका पिता न कर पाया था। और एक युद्ध होता है खतौली का युद्ध। यह चंदेरी की तरफ बढ़ा, राजस्थान की तरफ चंदेरी होकर आगे बढ़ रहा था। एक युद्ध हुआ जिसका नाम है खतौली का युद्ध, और ये युद्ध हुआ 1517 और 18 में। इस युद्ध में दो लोग हैं, एक तरफ इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ कौन है? तो महान राजपूत शासक राणा सांगा। राणा सांगा। और राणा सांगा इस युद्ध में विजयी हुआ, पराजित कौन हो गया? इब्राहिम लोदी। और कहते हैं इसका दुर्भाग्य और काम किया। आखिरी युद्ध हम लोग पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 21 अप्रैल 1526, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे किस क्लास में? तो जब मैं मुगल आपको पढ़ाऊंगा तो मुगल काल में मैं बिल्कुल इसके बारे में फिर स्पष्ट बताऊंगा। तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ। एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी है, और दूसरी तरफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगना का सबसे योग्य और वीर बादशाह कहा जाता है किसको? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को, जो विजयी हुआ और युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। तो एक डाटा और याद रखना है, युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला पहला सुल्तान है। युद्ध में लड़ते हुए मारा जाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो पहला सुल्तान यही है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत बिल्कुल क्या होता है? समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली सल्तनत की हर एक क्लास को खूब ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाइए। यहाँ से जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट कीजिए। मैंने वनडे के लिए, मैं पुनः बता रहा हूँ कि वनडे के लिए बिल्कुल मैंने आपके लिए प्रयास किया है कि यहाँ से बाहर 90% क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यहाँ से ज़्यादा अगर आपको जानना है तो इंतजार कीजिए, इस चैनल पर बने रहिए। जल्द ही हम लोग PCS और RO का एक नया क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तो जितने डाउट यहाँ बचे हुए हैं उसको उस क्लास में हम लोग बिल्कुल दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।